बिकॉज गायनेकोलॉजिस्ट की बाकी अगर हम स्ट्रीम्स को देखें तो डिफरेंट है, बिकॉज गायनेकोलॉजिस्ट बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट डिलीवरीज कभी भी हो जाती है ना, डे में नाइट में, तो 24 आवर आपको रेडी रहना पड़ता है कि कभी भी कॉल आ सकती है, कभी भी आपको जाना पड़ सकता आपकी कोई है ना। ऐसे आवर्स नहीं है कि आपने बोला फिक्स्ड कि आवर्स नहीं है ना। नो डिस्टरबेंस, तो ऐसा कुछ भी कोई भी कुछ मोमेंट नहीं, नहीं है दिन में कि जहाँ पे आप नो डिस्टरबेंस बोल सकते हाँ कि डू नॉट डिस्टर्ब या फिर ऐसा हम हो, ऐसा कर सकते यू हैं, यू कांट से। है ना। मेरा मानना है कि नॉर्मल डिलीवरी वेजाइनल भी हो सकती है, ओके, सिजेरियन भी हो सकती बट इन है नॉर्मल ना। टर्म्स वी से, जनरली वी से कि नॉर्मल मींस हाँ वेजाइनल, हाँ, राइट? नॉर्मल शुड बी, पीपल शुड कीप दिस इन माइंड कि नॉर्मल डिलीवरी शुड बी विच रिजल्ट्स इन अ हेल्दी बेबी एंड अ हेल्दी मदर, है ना। रूट चाहे वजाइनल हो चाहे सिजेरियन हो, ओके। बट नॉर्मल होना चाहिए कि हेल्दी बेबी है, हेल्दी मदर है, रिजल्ट हमें ये मिल रहा है ना। अब उसमें अब वजाइनल देखो, देयर आर डिफरेंट इंडिकेशंस, है ना, कि किसी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसका इंडिकेशन सिजेरियन हो सकता है ना, बिकॉज हाइपरटेंशन होता है, डायबिटीज होती है ना, पॉलीस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी एक डिजीज होती है, तो द डिफरेंट ऑब्स्टेट्रिक कंडीशंस जिनमें एक गायनेकोलॉजिस्ट को कॉल लेना पड़ता है पेशेंट की कंडीशन देखते हुए कि वो वजाइनल की तरफ सूटेबल रहेगा या फिर सिजेरियन की तरफ सूटेबल। और आजकल थोड़ा जो लाइफस्टाइल है वो सिडेंट्री हो गया है, लाइक फिजिकल एक्टिविटी ये सब कम हो गए हैं, तो उससे भी जो वजाइनल जो चांसेस होते हैं वजाइनल डिलीवरी के वो थोड़ा सा कम हो जाता है। बेसिकली अगर किसी की फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है, मतलब कोई तो उससे चांसेस प्रेगनेंसी में बढ़ते है, हैं, मैं ये नहीं कह रही कि 100% बढ़ते हो हैं, जाएगा। है ना। तो एक्टिव रहने से, लाइक मैं अपना केस आपको बताती हूँ मेरी प्रेगनेंसी में मैंने इतनी ज्यादा ड्यूटीज की, मैं इतनी एक्टिव रही, मतलब मैं प्रेग्नेंट नहीं थी उस टाइम पे, मैं इतनी लेजी रहती थी, मैं कम कम शिफ्ट्स करती थी, बट प्रेगनेंसी में मैंने एक्टिव रहने के लिए इतनी ज्यादा ड्यूटीज की, सब कुछ किया, फिजिकल एक्टिविटी एवरीथिंग, बट स्टिल मेरा सिजेरियन नहीं अच्छा, हुआ। बस मैं इस क्वेश्चन पे आने वाली थी कि आपका क्या था, तो सिजेरियन और मेरा वेजाइनल? मेरा क्या हुआ था, जब मैं एडमिट हुई थी 39 वीक्स पे, तो मैं इंडक्शन के लिए एडमिट हुई, है ना। एवरीथिंग वाज फाइन, सब कुछ ठीक था, बेबी का ग्रोथ के साथ साथ। अब वो बच्चा अब आपके सामने है ना, आप एक नया, वो भी न्यू है, आप उसके लिए आप नए हो, है ना, और आपके लिए वो बच्चा नया है, आप एक दूसरे को पहचानोगे कि क्या, कैस कब खाना है, कब उसको भूख लगती है, भूख भूख लगने पे कैसे रोता है, सुसु किया तो कैसे रोता है। अब तो फर्स्ट ये टाइम सब, मदर के लिए तो बहुत ही हाँ, डिफिकल्ट और होता इट्स, ये बहुत ही डिफिकल्ट है, और इसमें आपको कोई कोर्स नहीं मिलता है ना, कोई कोर्स को आपको दे भी नहीं सकता है बीइंग अ मदर का। है। तो ये सब चीजों की वजह से जो हार्मोनल चेंजेस हैं और ये सब जो चीजें हैं, जो न्यू चीजें। वेलकम शिल्पा टू द थैंक पॉडकास्ट। थैंक यू। आज हम गायनेकोलॉजिस्ट के साथ हैं। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे मेरे पास, उन सबको डिस्कस हम करेंगे। सो शिल्पा, सबसे पहले आप एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा टफ, जो मैंने सुना है, बिकॉज आई एम फ्रॉम ए नॉन मेडिकल बैकग्राउंड, राइट, बहुत ही ज़्यादा टफ पढ़ाई होती बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो आप एक बार हमें ये बता दीजिए कि गायनेकोलॉजिस्ट बनते कैसे हैं, सबसे पहले। या देखो मेरे टाइम पे तो थोड़ा पैटर्न वैसे डिफरेंट था, अभी नीट पैटर्न हो गया है ना, नीट एग्जाम हो गया कि सबको एक ही एग्जाम देना है ना। पहले हरियाणा पीएमटी अलग होता था, ऑल इंडिया पीएमटी अलग होता था, अब वो नीट हो गया, बट पढ़ाई तो सेम ही है, आवर्स तो सेम ही देने हैं ना। तो एटलीस्ट मतलब दिन के आप यूँ लगा लो, आई यूज टू स्टडी लाइक 12-14 आवर्स पर डे, है ओके, ना। हाँ 12 से 14 घंटे हाँ, आप पर डे, हर रोज हाँ पढ़ते थे? हाँ। ये है कि मैं थोड़ा सीरियस हुई थी पढ़ाई को लेके 9th-10th क्लास में, कि अच्छा अब क्या बनना है, क्या करना है ना। तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट तो बहुत ज़्यादा है ना। पहले आपको एमबीबीएस करनी है, उसमें आपको अपने लाइफ के 5.5 years देने हैं, फिर उसके बाद आपको पीजी के लिए प्रिपरेशन करना है, उसमें अगर फर्स्ट टाइम में हो जाता है तो ठीक है, वरना आपको गैप लेना पड़ता है, ड्रॉप ईयर लेना पड़ता है। फिर पीजी के लिए प्रिपेयर करने के बाद जब जाके एडमिशन होता है तो 3 साल आपको पीजी के देने पड़ते हैं, है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ती है। आप यूँ लगा लो कि 8 से 10 साल में जाके डॉक्टर आप एक गायनेकोलॉजिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट बनते हो। बनते हैं ना। तो वो जिंदगी तो चली गई है पढ़ाई में, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करने में चली जानी है तो ना। और जो भी बहुत ही टफ होती है। हाँ बिल्कुल, बिकॉज गायनेकोलॉजिस्ट की बाकी अगर हम स्ट्रीम्स को देखें तो डिफरेंट है, बिकॉज गायनेकोलॉजिस्ट बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट डिलीवरीज कभी भी हो जाती है ना, डे में नाइट में, तो 24 आवर आपको रेडी रहना पड़ता है
कि कभी भी कॉल आ सकती है, कभी भी आपको जाना पड़ सकता है आपकी कोई है ना? ऐसे आवर्स नहीं है कि आपने बोला फिक्स्ड कि आवर्स नहीं है ना? नो डिस्टरबेंस, तो ऐसा कुछ भी कोई भी कुछ मोमेंट भी, नहीं है दिन में कि जहाँ पे आप नो डिस्टरबेंस बोल सकते हाँ, कि डू नॉट डिस्टर्ब या फिर ऐसा हो, हम ऐसा कर सकते यू हैं। यू कांट से। वैसे तो डॉक्टर्स मना ही नहीं कर सकते, बट आई थिंक गायनेकोलॉजिस्ट में और भी ज्यादा हाँ, टफ, और भी बिकॉज ज्यादा आपके टफ है। पास बिल्कुल क्रिटिकल केसेस अगर उस टाइम पे आ गए हो, तो आपका एक नॉर्मल डे रूटीन क्या रहता है? आप हॉस्पिटल गए, हम्म। मतलब नॉर्मली क्या कुछ होता है हॉस्पिटल जैसे में? अभी तो लाइक बेबी के साथ मैं फुल टाइम अपना पूरा टाइम नहीं दे पा रही हूँ करियर को। तो अभी तो मैं जैसे वीक में आई एम गिविंग 48 आवर्स ना, तो जो मैं 2 शिफ्ट्स करती हूँ। तो अभी तो मैं वैसे काम कर रही हूँ, बाकी आई एम ट्राइंग टू स्टार्ट माई ओन ओपीडी ना, तो वो मैं दिन के 2 घंटे उसमें दे पाऊँ, थोड़ा अपना खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट हो मेरी। तो बाकी बेबी से पहले लाइक व्हेन आई यूज्ड टू वर्क एट एम्स, तो उस टाइम पे कोई टाइमिंग नहीं होती थी कि कोई फिक्स टाइमिंग है कि अच्छा आप दिन के बस 12 घंटे जॉब जॉब पे जा रहे हो या 9 to 5 ऑफिस है, ऐसा कुछ नहीं है। आप मॉर्निंग जाते हो, इवनिंग तक वहाँ पे रहते हो, फिर उसी दिन आपको नाइट शिफ्ट भी करनी है, फिर अगले दिन भी ओपीडी करनी है, तो वो थोड़ा टॉक्सिक होता था। बट गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट प्रैक्टिस करना बहुत ही डिफरेंट है। ओके, कैसे, मतलब डिफरेंस है वहाँ मतलब पे? प्राइवेट में इट्स लाइक योर योर ओन बॉस, राइट? तो आप चाहते जितना चाहते हो उतना आप टाइमिंग रख सकते हो, है ना? बट गवर्नमेंट में आपको फिक्स्ड है कि इतना टाइम तो आपको जाना ही जाना है, और उसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि पंच इन पंच आउट है कि इतने, या फिर आपको ओवर पेमेंट दी जाएगी अगर आपने ओवर वर्क किया तो, है ना? तो उसमें तो यू कांट जस्ट डिनाई कि आपका अगर किसी सीनियर ने बोल दिया कि आपको ये शिफ्ट करनी है, तो आप मना नहीं कर सकते हो। ओके, मतलब सीनियर्स आर द हाँ। बॉसेस। तो अब आपने अभी बात की कि आप एक मदर भी हैं, हम्म। आपका बच्चा भी कितना है, कितनी एज है उसकी, और कैसे हम्म। आप कॉप अप कर रहे हो चीज़ों के साथ? He's 17 months old ना, his name is अगस्त्य। हम्म, तो उसके साथ में जितना भी टाइम बिताती हूँ आई लव इट, है ना? मैं चाहती हूँ कि मैं उसके साथ और टाइम बिताऊं, बट ये बहुत ही एक डिलेमा है एक वर्किंग मदर के लिए, है ना? ये बिकॉज करियर और फिर मदरहुड दोनों चीज़ों को बैलेंस करके रखना, फिर एज अ हाउसवाइफ घर को भी देखना, तो ये बहुत ही मतलब डिफिकल्ट जॉब है, बिकॉज बीइंग अ मदर इज इटसेल्फ फुल टाइम वर्किंग जॉब, है फुल ना? टाइम। जिसके लिए हमें कोई पेमेंट भी नहीं मिलती है। वी आर नॉट गेटिंग पेड फॉर इट, है ना? और उसके साथ में फिर आपको अपना करियर भी देखना है, और जिसमें बीइंग अ डॉक्टर आप वर्क फ्रॉम होम भी नहीं कर सकते हो, कि आप घर पे बैठ के भी काम नहीं कर सकते, यू हैव टू गेट आउट ना, बाहर आपको निकलना ही निकलना पड़ेगा ही घर पड़ेगा, से छोड़ना ही काम पड़ेगा। करने के लिए। तो वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है वो मैनेज करना, आपको हाउस हेल्प चाहिए होती है, बिकॉज आप आजकल सारी न्यूक्लियर फैमिलीज हैं ना, यस, तो और दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम प्रॉब्लम। अभी जो हम फेस करते हैं। तो बीइंग इन अ न्यूक्लियर फैमिली, तो आपको किसी ना किसी को बेबी सिटर या कुछ तो अरेंज करना करना पड़ेगा सो दैट यू कैन वर्क। और उसमें भी आई फील गिल्टी ना, मुझे गिल्टी फील होता है कि मैं अपने बच्चे को पूरा टाइम नहीं दे पा रही हूँ कि मुझे, बट वही है कि अब इतनी पढ़ाई की है और अब करियर तो ऐसे घर पे बैठ के हम नहीं बना सकते ना, नहीं तो बना सकते, यू हैव टू गो, और आपकी जॉब में तो बिल्कुल बिल्कुल निकलना ही जाना ही पड़ेगा, यू पड़ेगा। डोंट हैव एनी ऑप्शन हाँ, घर और पे। नाइट्स में भी जाना पड़ता है, नाइट शिफ्ट भी करने पड़ते हैं, तो वो भी बहुत गिल्टी फील होता है, बिकॉज ही ब्रेस्ट फीड, तो उसको सुला नहीं पाती हूँ मैं या आ नहीं पाती हूँ मैं, तो बहुत डिफिकल्ट है ये सब मैनेज करना। देखो, गिल्ट तो ना मुझे लगता है इन वन फॉर्म और अनदर फॉर्म शायद हाँ, हर माँ के मन में होती बिल्कुल है ना? बिल्कुल। किसी को ये लगता है कि बच्चा खा नहीं रहा, है ना, तो हम्म। क्यों नहीं खा रहा, फिर आप बोल रहे हैं कि आपको छोड़ के जाना पड़ता है। हम्म। अब मुझे मुझे नहीं लगता कि गलती होती है इसमें, हम्म। बिकॉज आपने इतनी टफ पढ़ाई की है, फिर उसके बाद अगर आप अपनी प्रैक्टिस छोड़ते हो बीच में, तो इट्स सो ऑब्वियस कि वो दोबारा से आपको उसी पे बहुत आने में डिफिकल्ट होगा, बहुत ज्यादा बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट रहेगा। होगा। तो एटलीस्ट आप अभी 48 आवर्स आप वन वीक में कर रहे हो, तो हम्म। एटलीस्ट यू विल बी इन प्रैक्टिस हाँ, कि कि आप बाद मैं में थोड़ा कनेक्शन में हूँ कि यस आई एम लाइक, मैं आई एम नॉट लेटिंग माई करियर डाई, डाइट, है ना, राइट। बस उससे वो जिंदा हाँ, बचा हुआ हाँ, है बस इसमें। अभी के लिए इतना ही काफी है। बट शिल्पा, मैं बोलूंगी इसमें गिल्टी फील करने वाली कोई बात नहीं है। सी, आप अपने करियर को स्टिल आप बहुत मिनिमलिस्टिक दे रहे हैं, आपका जो मेन ध्यान है आपके बच्चे पे ही है ना? यस। मेरे ख्याल से तो एक हफ्ते में 48 आवर्स निकालना इट्स मिनिमलिस्टिक थिंग जो आप हम्म। अपने करियर की तरफ डाल हम्म। रहे हो। हम्म। बट ओके,
बीइंग अ मदर आई कांट से कि मतलब ना गिल्टी मत हो, कि वो होती है तो होती है, आई थिंक मतलब एवरी उसमें मदर इन वन वे और अनदर फील्स गिल्टी, है ना, हाँ कि या तो बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या फिर बच्चे को मतलब ठीक से खाना, उसका न्यूट्रिशन पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, शायद कुछ भी हम कितना भी ट्राई कर लें परफेक्ट होने की, या हाँ फिर परफेक्ट तो बट मतलब वो तो नो वन कैन, है ना, कोई भी नहीं हो सकता मुझे लगता है है। जस्ट इतना काफी है कि वी आर गिविंग आवर बेस्ट, हाँ। है ना, उतना कहीं में अब वो हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि कहीं हम्म ना कहीं जाके हमें भी थोड़ा ऐसे रखना पड़ेगा कि देखो सारी चीजें जरूरी हैं, एंड टू बैलेंस आउट दैट इज द मस्ट थिंग, है ना। हम्म। बच्चे को भी थोड़ी थोड़ी सी आदत रहेगी कि हाँ माँ वर्किंग है, तो थोड़े दिन में वो भी हाँ समझ जाएगा, बिल्कुल बहुत छोटा है तो बिल्कुल। इट्स सो हम्म ऑब्वियस। मेरे पास ना बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हम्म थे हम्म आपके लिए, हम्म क्योंकि मैंने एक वीडियो डाली थी तो उसमें मेरे पास बहुत सारे हम्म क्वेश्चन, एक काफी जो डिबेटिंग जो क्वेश्चन था हम्म, वो ये था कि which delivery is good, I mean अच्छा। whether it is cesarean or it's normal। तो मैं एक डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे जानना चाहूंगी हम्म कि मतलब नॉर्मली तो हम किसी के लिए, अब जैसे किसी के लिए नॉर्मल बहुत सही रह जाता है, बट हम्म बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है तो फिर वहां पे सिजेरियन करना पड़ता है, तो हम्म ऑब्वियसली इन दैट सिचुएशन हम्म सिजेरियन जाता है। हम्म बट मैं यहाँ पे एक गायनोकोलॉजिस्ट का व्यू देखना चाहूंगी कि उनको क्या लगता है कि कौन सी सही है, हम्म। और जैसे इसके साथ साथ जैसे सिजेरियन के केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसका आपको क्या लगता है कि क्या रीजन है जो सिजेरियन के केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है नॉर्मल डिलीवरी वर्सेस सिजेरियन डिलीवरी, सिजेरियन है ना। डिलीवरी। जैसे आपने अभी एक टर्म यूज किया नॉर्मल डिलीवरी, है ना। मेरा मानना है कि नॉर्मल डिलीवरी वेजाइनल भी हो सकती है, ओके, सिजेरियन भी हो सकती बट इन है नॉर्मल ना। टर्म्स वी से जनरली वी से कि नॉर्मल मींस हाँ वजाइनल, हाँ। राइट। नॉर्मल शुड बी, पीपल शुड कीप दिस इन माइंड कि नॉर्मल डिलीवरी शुड बी विच रिजल्ट्स इन अ हेल्दी बेबी एंड अ हेल्दी मदर, है ना। रूट चाहे वजाइनल हो चाहे सिजेरियन हो, ओके। बट नॉर्मल होना चाहिए कि हेल्दी बेबी है, हेल्दी मदर है, रिजल्ट हमें ये मिल रहा है ना। अब उसमें अब वजाइनल देखो, देयर आर डिफरेंट इंडिकेशंस, है ना, कि किसी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसका इंडिकेशन सिजेरियन हो सकता है ना, बिकॉज हाइपरटेंशन होता है, डायबिटीज होती है ना, कॉलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी एक डिजीज होती है। तो द डिफरेंट ऑब्स्टेट्रिक कंडीशंस जिनमें एक गायनेकोलॉजिस्ट को कॉल लेना पड़ता है पेशेंट की कंडीशन देखते हुए कि वो वजाइनल की तरफ सूटेबल रहेगा या फिर सिजेरियन की तरफ सूटेबल रहेगा, है ना। एब्सोल्यूट इंडिकेशंस होती हैं कुछ केसेस में कि सिजेरियन ही होगा, दे कि हम उसको ट्रायल नहीं दे सकते हैं पेशेंट को, है ना। बाकी मोस्टली लाइक एवरी गायनेकोलॉजिस्ट, अगर लो रिस्क प्रेगनेंसी है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, तो ऑब्वियसली फर्स्ट वजाइनल ही सजेस्ट करते हैं ना ट्रायल लेने के लिए, या तो खुद से पेन उठे पेशेंट को या फिर इंडक्शन करते हैं ना। अब सिजेरियन के तो बहुत सारे इंडिकेशंस बन सकते हैं, बट बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट ऐसा नहीं है कि हर कोई आपको एडवाइस कर रहा है कि आप सिजेरियन कराओ डायरेक्ट, है ना। कभी कभी होता है कि पेशेंट ही डायरेक्टली ट्रायल नहीं लेना चाहते हैं, अच्छा, पेशेंट। पेशेंट खुद से पूछते हैं कि हमें सिजेरियन हाँ मतलब हाँ, वो। लाइक फर्स्ट प्रेगनेंसी है, फर्स्ट डिलीवरी है, बट फिर हाँ भी दे डोंट वांट कि वो ओके, नॉर्मल के लिए ट्राई नहीं करना चाहते हैं, कि विजाइनल रूट के लिए ट्राई नहीं बिकॉज करना ऑफ चाहते हैं। लाइक व्हाट। किसी को पेन रिलेटेड होता है, मतलब काउंसलिंग होती है उनकी, वी हैव नाउ पेनलेस डिलीवरी भी अभी होती है ना, एपिड्यूरल एनाल्जेसिया जिसको बोलते हैं, ओके। कि पेशेंट वो ले सकते हैं, उसके साथ उनके जो कॉन्ट्रैक्शंस का पेन है वो कम हो सकता है, तो जिससे वेजाइनल डिलीवरी के चांसेस, कि अगर किसी को पेन का डर है हाँ कि हमें पेन है, पेन होगा, पता नहीं कितना पेन होगा, जिसकी वजह से वो ट्राई नहीं करना चाहते हैं, तो उनको एपिड्यूरल के लिए भी हम काउंसिल करते हैं। बट कुछ पेशेंट्स होते हैं कि दे स्ट्रेट फॉरवर्ड कि नहीं कराना ही नहीं मुझे है। सिजेरियन के लिए ही जाना है, हाँ, तो तो पेशेंट समटाइम्स, देमसेल्व्स हाँ आस्क दिस। समटाइम्स तो ओके। पेशेंट बोलते हैं ना, कुछ टाइम फिर इंडिकेशंस हो जाती हैं सिजेरियन की। और आजकल थोड़ा जो लाइफस्टाइल है वो सिडेंट्री हो गया है, लाइक फिजिकल एक्टिविटी ये सब कम हो गए हैं, तो उससे भी जो वेजाइनल जो चांसेस होते हैं वेजाइनल डिलीवरी के, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। बेसिकली अगर किसी की फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है, मतलब कोई तो उससे चांसेस प्रेगनेंसी में बढ़ते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि 100% बढ़ते हो हैं, जाएगा। है ना। तो एक्टिव रहने से, लाइक मैं अपना केस आपको बताती हूँ मेरी प्रेगनेंसी में मैंने इतनी ज्यादा ड्यूटीज की, मैं इतनी एक्टिव रही, मतलब मैं जब मैं प्रेग्नेंट नहीं थी उस टाइम पे मैं इतनी लेजी रहती थी, मैं कम कम शिफ्ट्स करती थी, बट प्रेगनेंसी में मैंने एक्टिव रहने के लिए इतनी ज्यादा ड्यूटीज की, सब कुछ किया, फिजिकल एक्टिविटी एवरीथिंग,
बट स्टिल मेरा सिजेरियन ही हुआ। मैं इस क्वेश्चन पे आने वाली थी कि आपको क्या था तो cesarean मेरा और मेरा क्या हुआ था जब मैं एडमिट हुई थी 39 वीक्स पे, तो मैं इंडक्शन के लिए एडमिट हुई है ना। एवरीथिंग वाज फाइन, सब कुछ ठीक था, बेबी का ग्रोथ वाज फाइन, मेरा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं थी प्रेगनेंसी में, है एवरीथिंग ना। वाज रियली हाँ, लो रिस्क प्रेगनेंसी जो मैंने Okay. अभी बताया है ना कि, बट जैसे ही उन्होंने वो एनएसटी एक हम चेक चेक करते हैं, बेबी का हार्ट बीट चेक करते हैं ना, Okay. इंड्यूस करने से पहले, पेन स्टार्ट करने से पहले कि सब कुछ ठीक है। तो जैसे ही वो लगाया तो बेबी का हार्ट बीट अपने आप से ही ड्रॉप ड्रॉप कर रहा था। अच्छा हाँ, तो इट वाज लाइक कोई 9 रीजन उसका विदाउट एनी रीजन, है ना। मेरा सब कुछ एवरीथिंग वाज फाइन। ओके मैं तो एडमिट हुई थी इंडक्शन के लिए, आराम से डिनर विनर करके। ओके आपको कोई पेन नहीं था उस टाइम पेन स्टार्ट पेन करवाने, स्टार्ट बिकॉज खुद से पेन स्टार्ट नहीं हो रहे थे, तो ओके प्लान किया कि तो फाइनली आप कौन इंड्यूस से कर वीक में लेते थे हैं। उस टाइम पे 39 वीक्स। 39 वीक्स आपको कंप्लीट हो गए हम्म, नॉर्मली जो प्रेगनेंसी बोलते हैं वो 40 40 वीक्स की वीक्स तक बोली बोलते जाती हैं, है बट कभी कभी हम 39 वीक्स पे भी इंड्यूस कर देते हैं। वो हर एक पेशेंट का डिफरेंट वो होता है, पेशेंट से डिस्कस करके, है ना, सब कुछ करके कि क्या पेशेंट क्या चाहता है, ये भी जरूरी है ना। तो जो सही डिलीवरी का टाइम होता है वो कुछ ऐसे होता है इंटरवल होता है उसका कुछ टाइम का देखो, जैसे 37 वीक्स पे भी से कि प्रेगनेंसी इज नाउ टर्म, है। ओके 37 वीक्स पे मेच्योर हो गया है बेबी, मैच्योर हाँ। तो 37 वीक्स से पहले इट इज प्री टर्म ना, तो 37 टू 40 वीक्स इज टर्म ओनली, 40 वीक्स के बाद इज पोस्ट टर्म। आपका तो 39 पे था दैट हम्म, वाज क्वाइट इन सेफ जोन लाइक हाँ हाँ। तो बट वो हो गया, तो अल्टीमेटली ना मैं रिस्क लेना चाहती हूँ, है ना, ना मेरा गायनेकोलॉजिस्ट रिस्क लेगा। तो अल्टीमेटली फिर आई लैंडेड अप इन सिजेरियन, ओके है यू ना। आर तो अ मैं, गर्ल हाँ, तो मैं वही बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिजेरियन के रेट्स ऐसे बढ़ रहे हैं, मतलब बहुत सारे उसमें रीजंस फैक्टर्स है फैक्टर्स हैं, टेक्निकलिटीज हैं, है ना। लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है ना, पेशेंट क्या चाहता है उस पे भी डिपेंड करता है। तो देयर आर मेनी फैक्टर्स जिससे ये सब जो रेट्स हैं जो बढ़ रहे हैं। और मतलब अगर देखें वैसे तो पहले जो फेटल रेट था normally, है ना अभी जो है हम्म जैसे पहले बच्चे कितने मतलब जब पैदा होते ही हम्म नहीं हम्म रहे या हम्म माँ को कम प्रॉब्लम्स आ गई तो हम्म, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी ने वो वाली चीजें तो इजी की है हाँ बिल्कुल। जैसे अब जैसे आप बता रहे थे कि गले में कुछ वो कॉर्ड अराउंड नेक कोड उसको अराउंड हो बोलते गया हैं, है ना हाँ। तो फिर उसकी वजह से भी हम्म, अच्छा उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि प्लेसेंटा आपके साथ ही आ जाता है प्लेसेंटा थोड़ी देर बाद आता है हाँ, प्लेसेंटा थोड़ी देर बाद आता तो है इसलिए ना। रिस्क होता है उसमें अगर मान लो कोड अराउंड नहीं, नेक आ कॉर्ड गई अराउंड नेक का प्लेसेंटा से वो नहीं है। कॉर्ड अराउंड नेक का क्या है कि एक तो कि कितने लूप्स ऑफ कॉर्ड है ना। एक किसी में होता है कि सिंगल लूप होता है, किसी में होता है डबल लूप होता है, ट्रिपल लूप्स भी देखे हैं मैंने, है ना। नेक के हाँ हाँ, नेक अराउंड के ओके अराउंड। ऐसा नहीं है कि उसमें वजाइनल डिलीवरी नहीं कर सकते हैं, वजाइनल डिलीवरी उसमें बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, है ना। उसमें कंटिन्यूअस हम बेबी का हार्ट बीट मॉनिटर करते रहेंगे। तो उसमें क्या रिस्क रहता है कि कॉन्ट्रैक्शन, जब पेन स्टार्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्शन के साथ बेबी का हार्ट बीट डाउन हो सकता है, कॉर्ड कंप्रेशन, है ना। और हाँ हाँ, वो होके तो उस केसेस में वही है, हमें कंटिन्यूअस हम मॉनिटर करते रहेंगे। हमें लगेगा कि अगर फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है तो सिजेरियन की तरफ जाना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर कॉर्ड अराउंड नेक है तो उसका ये डायरेक्ट इंडिकेशन नहीं है कि आप सिजेरियन ही करवाओ, यू कैन ट्राई फॉर नॉर्मल डिलीवरी। मैंने ट्रिपल लूप्स भी नॉर्मल डिलीवरी कराए हैं, है ना। ट्रिपल 3 हाँ बार कोड आपकी नेक हाँ के नीचे के हाँ अराउंड है हाँ, स्टिल बिल्कुल। आपने उसका हाँ, नॉर्मल नॉर्मल डिलीवरी हुआ है। हाँ डिजाइनर हाँ, डिलीवरी बट कभी कभी होता है कि पेशेंट को ये रिस्क बताया जाता है तो पेशेंट डायरेक्ट ही सिजेरियन के लिए बोल देता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। तो बिकॉज फॉर पेरेंट्स मतलब 9 हम्म मंथ्स जर्नी दे हैव हम्म, कुछ बच्चे बिल्कुल के साथ साथ वो बिल्कुल जीते हैं ना ड्रीम बिल्कुल। बन जाते हैं फिर उसके बाद जो आप इतना सा भी रिस्क नहीं नहीं लेना लेना चाहते चाहते बच्चे हो, के लिए तो हाँ। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स है ये, फैक्टर हाँ। है और जैसे आपने फिजिकल एक्टिविटी जो बताई हम्म, प्लस मुझे खाने पीने का भी कुछ हाँ, फैक्टर रहता है न्यूट्रिशन का तो है ही, है ना। अभी वही न्यूट्रिशन की वजह से ओबेसिटी भी जैसे बढ़ती है, तो प्रेगनेंसी में जैसे वेट गेन भी ज्यादा हो जाता है किसी का, तो उसकी वजह से डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सब कॉम्प्लिकेशन भी होनी शुरू हो जाती हैं प्रेगनेंसी में, है ना। इनका जैसे कुछ मैंने सुना है कि कुछ डायबिटीज स्पेशल टाइप की कुछ डायबिटीज होती है जो प्रेगनेंसी की होती है। प्रेगनेंसी में एक्चुअली जो हार्मोन्स होते हैं, जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं फीमेल्स में, दे आर प्रोन टूवर्ड्स कि वो डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं प्रेगनेंसी में, जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ओके है ना। तो ओके इसलिए उनकी वजह से हर एक हार्मोनल प्रेग्नेंट, चेंज की हाँ, वजह से उसकी वजह से प्रेगनेंसी इज लाइक अ प्रॉन
दिस कंडीशन टू गेट डायबिटीज, वो पर वो सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही होती है ना, वो उसके बाद फिर मोस्टली सब केसेस में नॉर्मल हो जाती है। अच्छा, जैसे आपने बताया आपने तो पेन इंड्यूस करवाया था, है ना? वो इंड्यूस भी नहीं करवा पाई मैं अच्छा। उससे पहले ही वो हार्ट बीट ड्रॉप हो गया, अच्छा, तो फिर डायरेक्ट सिजेरियन ही कराना अच्छा, पड़ा पेन फिर। इंड्यूस कराना और पेन जैसे किसी का नॉर्मल आता हाँ है हाँ खुद से, हाँ हाँ। उसमें क्या कुछ डिफरेंस या फिर मतलब? देखो अगर अपने आप से पेन स्टार्ट होते हैं तो उसमें थोड़ा अच्छे चांसेस होते हैं, है अच्छा। ना, वेजाइनल डिलीवरी तक जाने के। और जिसमें अगर हमें वेट करके इंड्यूस करना पड़ता है, उसमें थोड़े से चांसेस कम हो जाता है, बट सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता है। एक हम बिशप स्कोर उसको बोलते हैं, जिसमें हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, है ना। उसका एग्जामिनेशन से जो सर्विक्स होता है उसकी कंडीशन देखी जाती है, बेबी की हेड की कंडीशन देखी जाती है, तो डिफरेंट फैक्टर्स स्कोरिंग होती है, बिशप स्कोर जिसको हम बोलते हैं। उसके बेसिस पे वी कैन लाइक मेक एन आइडिया कि उसमें वेजाइनल होने के चांसेस अच्छे हैं या पुअर है। बट फिर भी ट्रायल तो हर एक को लेना चाहिए, वो अगर गायनेकोलॉजिस्ट आपको बोल रहा है तो। तो वेजाइनल डिलीवरी के लिए कितने सेंटीमीटर ओपनिंग होनी चाहिए? नहीं, वेजाइनल डिलीवरी तो स्टार्ट तो 0 से ही होगा, स्टार्ट तो उस प्रो से है ना, मतलब पेन एट स्टार्ट हुआ लास्ट मतलब कहाँ तक? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, फिर उसके बाद आपकी वेजाइनल। वो तो लास्ट की बात है। और जो इंडक्शन वाली चीज है, हम इंजेक्शन के थ्रू इंडक्शन करते हैं या डिफरेंट कोई और डिफरेंट मेथड्स होते डिफरेंट हैं, मेथड, डिफरेंट कई कई मेथड्स होते हैं। मेथड्स हैं, कुछ नेचुरली भी बोलते हैं कि मतलब ऐसे कुछ विकिन से, या फिर क्या क्या मेथड्स नॉर्मली? देखो इंडक्शन के लिए नेचुरल तो एक निपल स्टिमुलेशन भी होता है ना। जैसे निपल को वो घर पे बोल देते हैं पेशेंट को कि आप ये निपल स्टिमुलेशन करना स्टार्ट कीजिए, निपल मसाज करना। दैट इज वन ऑफ द मेथड्स, है ना, ओके, नेचुरल 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 पेन के मेथड्स है लिए। जो ओके, इंडक्शन के आई लिए। थिंक दिस इज द इजीएस्ट वे, हाँ है ना? तो बाकी तो आर्टिफिशियल तो बहुत सारे मेथड्स हैं ना, जो हम वजाइनली इंसर्ट करते हैं, जेल होता है, टैबलेट होता है, इंजेक्शन भी दे सकते हैं, है ना। हम्म और जो एपिड्यूरल की आपने बात की, हम्म बहुत सारे लोग डरते हैं इससे, हम्म एपिड्यूरल लेने से ना। हम्म मतलब बेसिकली वेजाइनल डिलीवरी में तो हेल्प ही करता है, हम्म बिकॉज दैट्स पेनलेस हम्म डिलीवरी हम्म होती है उससे। बट स्टिल इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत नॉर्मली जो भी लोग के माइंड्स में है, जो मैंने बात की है, सुना है, कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हो जाते हैं इसकी एपिड्यूरल के। क्या वो सच में है, या फिर वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बहुत सारे क्या हम्म फैक्टर्स उसमें रहते हैं? देखो साइड इफेक्ट तो आप कोई भी प्रोसीजर को, कोई भी सर्जिकल, कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर है, एक आप दवाई भी लेते हो बुखार खांसी की, उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं ना। तो वो साइड इफेक्ट्स तो देखो हर एक के होते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि 100% केसेस में वो इफेक्ट्स आएंगे ही आएंगे, है ना। तो इवन हम एपिड्यूरल तुलसी भी ज्यादा ले लेते हैं, वो भी प्रॉब्लम कर वो भी जाती है। प्रॉब्लम कर तो जाती है। मतलब हाँ। ये तो है कि कुछ भी ऐसे एक्सेस जाएगा बॉडी में तो वो भी प्रॉब्लम करेगा। कॉम्प्लिकेशंस, कॉन्सिक्वेंसेस, साइड इफेक्ट्स वो तो हर एक मेथड के होते हैं ना, वो सब एक्सप्लेन करके ही, पेशेंट से डिस्कस करके ही वो एपिड्यूरल हम देते हैं। बट एपिड्यूरल से अगर किसी को ये लगता है कि उसके लेबर के प्रोसेस पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा, कि एपिड्यूरल देने की वजह से सिजेरियन तो नहीं हो जाएगा, मोस्टली जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने पेशेंट के डाउट्स देखे हैं, वो यही होते हैं कि उन्हें लगता है कि कहीं एपिड्यूरल के बाद सिजेरियन तो नहीं हो जाएगा, जबकि एपिड्यूरल का ऐसा कोई भी कॉन्सिक्वेंस नहीं है ना। एपिड्यूरल सिर्फ सिर्फ पेन को ठीक करेगा, जो कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं पेशेंट को वो फील नहीं होंगे। वो फील नहीं होंगे, हाँ फील नहीं लेकिन होंगे, आपको फील नहीं आपको होंगे। हाँ फील नहीं होंगे। तो वो उससे लेबर के प्रोसेस पे कोई वो नहीं पड़ता है, इफेक्ट नहीं पड़ता है ना, कि वजाइनल होगा या सिजेरियन होगा, ये एपिड्यूरल से डिसीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है एपिड्यूरल लेने से। तो सिर्फ आपको पेन को कंट्रोल करेगा, वो जस्ट आपके सो पेन दैट को आप कम करने के लिए, कंफर्टेबली वो आपको प्रोसेस के थ्रू आप जा सको, कि आप पहले ये बोल दो कि इतना पेन है कि उसकी वजह से मैं डायरेक्ट सिजेरियन कराऊं। इससे बेटर है कि आप एपिड्यूरल ले लो और वो पेन आपको ठीक हो जाए तो वजाइनल डिलीवरी हो जाएगा। बट वैसे नॉर्मल नेचुरल डिलीवरी देखो पहले भी होती थी, दैट इज वेजाइनल डिलीवरी। बट अगर कॉम्प्लिकेशंस है तो इट्स नाइस टू गो विद द सिजेरियन। हाँ और फिर हम वो एवरी हर एक पेशेंट अलग होता है ना, हर एक पेशेंट की कंडीशन अलग होती है, वही कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो वो सिजेरियन का कॉल हर एक केस के लिए डिफरेंट होता है ना। और इसके कुछ बाद में भी कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं एपिड्यूरल के। जैसे मान लो आपने हम्म उस टाइम पे तो आपको पेन कम हो गया, हम्म जैसे लॉन्ग रन में हम्म कमर
अगर मान लो देखो, ये कमर में मैंने पेन पेशेंट्स है? को ये जो आप बोल रहे हो यही सुना है कि वो स्पाइनल, जैसे सिजेरियन में हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, कमर में इंजेक्शन लगता है, उससे भी बहुत पेशेंट को ये दिमाग में रहता है कि बाद में कमर में दर्द होगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ना ही एपिड्यूरल से ऐसा होता है, ना ही स्पाइनल से ऐसा होता है। ओके। हाँ, तो ये जो कमर दर्द है, ये तो एक तो वैसे भी पोस्टपार्टम पेशेंट को, किसी भी चाहे वेजाइनल डिलीवरी हुई हो, वो तो कैल्शियम लॉस होता है प्रेगनेंसी में आपका, डिलीवरी में, तो वो बैक पेन तो हर एक को हो सकता है ना। तो उसको कोरिलेट करना एपिड्यूरल से या स्पाइनल से, वो नहीं है, वो ठीक नहीं है ना, बिकॉज एपिड्यूरल और स्पाइनल से ऐसे क्रॉनिक बैक एक नहीं रहता है, नहीं रहता नहीं रहता है। मतलब दैट इज समथिंग, मतलब वो एक कोइंसिडेंस है हाँ। कि आपको सिजेरियन हुआ, स्पाइनल एनेस्थीसिया लगा, आपको बैक एक हो रहा है, वो न्यूट्रिशन की वजह से हो रहा है, जो आप में वीकनेस आई है वो उसकी वजह से हो रहा है। बट वो आपको लगता है, आपका माइंड को वो उसको कोरिलेट करता है कि मुझे स्पाइनल लगा उसकी वजह से हो रहा है, बट वो ऐसा है नहीं, है नहीं। है नहीं। ओके। हाँ, तो मतलब मुझे बेसिकली अगर स्पाइनल, न्यूट्रिशन सही हाँ जा रहा है बॉडी में हाँ, और आप अच्छे से, अच्छा रेस्ट का क्या रहता है, मतलब सिजेरियन में नॉर्मली कितने दिन देखो रेस्ट जो देखो, एवरेज होती है? देखो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन अगेन, बट हम्म, स्टिल एक एवरेज होता है कि कितने दिन तो आपको सिजेरियन वाले को मतलब बेड पे ही रहना पड़ता है या फिर वो नहीं, बेड फिजिकल? पे रहने की जरूरत नहीं है, है ना, बल्कि हम तो अर्ली रिकवरी, अर्ली मोबिलाइजेशन स्टार्ट करते हैं, है ना। अच्छा। पहले ये होता था कि जैसे गांव में अभी भी होता है ना, कि वो जापा जिसको बोलते हैं, कि नॉर्मल डिलीवरी वाले पेशेंट को भी उठने नहीं देते हैं, उठने नहीं देते हैं, हाँ। बट वो अलग कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं फिर उन अच्छा। चीजों की वजह से। तो रेस्ट, एक रेस्ट है कि कंप्लीट बेड रेस्ट, वो हम कभी भी एडवाइज नहीं करते हैं किसी भी सिजेरियन पेशेंट का वेजाइनल डिलीवरी को। आपको मोबिलाइज करना है, आपको एम्बुलेट करना है ना। इनफैक्ट हम सेकंड डे पे ही स्टार्ट कर देते हैं ये सब चीजें करवाना। सिजेरियन में भी और वजाइनल में और तो आपको बिल्कुल भी कोई वो नहीं है हमारी तरफ से, है ना, आपको जैसे मूव अबाउट करना है आप सब कर सकते हो। ओके। और रेस्ट, नॉर्मल जो रेस्ट रहता है वो कितने दिन का सजेस्ट करते हो आप लोग? मतलब मोबिलाइजेशन होगा बट स्टिल देयर हाँ, विल बी मोर देखो, रेस्ट है नॉर्मल हाँ, रेस्ट तो जैसे 6 वीक्स बोलते हैं, पोस्टपार्टम पीरियड जिसको हम बोलते हैं, जो जापा भी हम बोलते हैं उसका ना, 42 डेज का होता है सिजेरियन के बाद भी वेजाइनल डिलीवरी। मतलब वो आपको जो टाइम पीरियड है वो आपको यूटिलाइज करना है, जो आपकी बॉडी का जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हुई है, जो आपने डिलीवरी, एक आप इंसान को लेके आए हो जिंदगी में, इतनी आपने मेहनत की है 9 महीने, फिर आपने डिलीवरी के प्रोसेस से भी गए हो, आप सिजेरियन के प्रोसेस से भी गए हो, तो वो जो टाइम है वो आपको यूटिलाइज करना है अपने आप को रिकवर करने के लिए। अदरवाइज फिर बाद में जाके डेफिशिएंसीज और हो जाती हैं, वो जो बैक एक रहना, फटीग रहना, या फिर खून की कमी रहना, अनीमिया रहना, तो वो सब है कि जो अपने आप को ठीक से केयर नहीं कर पा रहा उस टाइम पे, वो उनके लिए फिर आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। हाँ, तो बेसिकली वो टाइम है जिसमें आपको, अब आपने अपना काम कर दिया, डिलीवरी हो गई है ना, तो वो टाइम है जिसमें अब आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देना है, ताकि आप जल्दी रिकवर करो, क्योंकि फिर बाद में आपको ही बच्चे को संभालना है। संभालना है, सही हाँ, बात है, हाँ। तो उस टाइम पे आपको न्यूट्रिशन अपना अच्छा रखना है ना, और बस। तो एक डिलीवरी के बाद हम्म, नॉर्मली मतलब देखा जाता है ऐसे, पहले का मुझे पता नहीं बट अब मैं किसी से भी सुनती हूँ पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलते हैं। हम्म, हम्म, तो इज दैट वेरी नेचुरल हम्म, और फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, हम्म, हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं? तो बिल्कुल। बेसिकली क्या कुछ रीजन रहता है? ऐसे बोलते हैं 14 डेज तक तो हम्म, हार्मोन्स की वजह से ही रहता है। पोस्टपार्टम ब्लूज होते ब्लूज हैं बोलते हैं मोस्ट उसको कॉमनली, 14 जो 15 हर एक वुमेन को फील होते हैं, ऑलमोस्ट को वो फील होते हैं। कॉमन है ना। तो फिर उसके बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन की बात आती है हाँ, अगर 15 डिप्रेशन डेज। इज समथिंग कि पोस्टपार्टम ब्लूज जो हार्मोनल चेंजेस हैं, जो मतलब एकदम से आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है ना, एक नया इंसान आ गया आपकी जिंदगी एंड में, दैट इज पहले फुल आप उसको साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेके घूम रहे होते हो, आप कहीं भी जा रहे हो, है ना, आप जॉब पे जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, 9 मंथ्स आपके निकल जाते हैं, क्योंकि आप साथ में लेके घूम रहे होते हो उसको अपने साथ साथ। अब वो बच्चा आपके सामने है ना, आप एक नया, वो भी न्यू है, आप उसके लिए आप नए हो, है ना, और आपके लिए वो बच्चा नया है, आप एक दूसरे को पहचानोगे कि क्या, कब खाना है, कब उसको भूख लगती है, भूख भूख लगने पे कैसे रोता है, सुसु किया तो कैसे रोता है। अब तो ये फर्स्ट टाइम सब, मदर के लिए तो बहुत ही हाँ, डिफिकल्ट और रहता है। ये बहुत ही डिफिकल्ट है, और इसमें आपको कोई कोर्स नहीं मिलता है ना, कोई कोर्स को आपको दे भी नहीं सकता है बीइंग अ मदर का। तो ये सब चीजों की वजह से जो हार्मोनल चेंजेस हैं, और ये सब जो चीजें हैं, जो न्यू चीजें हमें सीखनी है, करनी है बच्चे के साथ,
तो इन सब की वजह से पोस्टमार्टम ब्लूज तो कॉमन है ना, हर एक वुमेन को फील होता है वो। बट डिप्रेशन इज समथिंग कि अगर आपको बहुत ही कोई हेल्प नहीं मिल रही है, या फिर कभी कभी होता है कि बेबी में कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन आ गई है कि जॉन्डिस हो गया या सिक हो गया बेबी, या उसकी वजह से भी हो जाता हाँ है, कभी माँ को भी कभी। लगता है कि मैं अपना फुल नहीं दे पा रही हूँ या मैं कर नहीं रही हूँ, शायद इसलिए हो रहा है। तो पोस्टमार्टम ब्लूज तो सबको ही होता है, बट डिप्रेशन इज समथिंग कि उसके लिए फिर आपको काउंसलिंग या फिर हो सकता है थेरेपी और मेडिसिन भी स्टार्ट करनी पड़े। जाना चाहिए हाँ अगर आपको ये लगता है हाँ, कि अगर ऐसा कुछ आपको फील हो रहा है कि कुछ ऐसे सुसाइडल टेंडेंसीज आ रही हैं, या फिर आप उस डिप्रेशन की वजह से आप बच्चे को भी नहीं देख पा रहे हो, आप इतना इनकॉम्पिटेंट हो गए हो कि कुछ भी केयर नहीं कर पा रहे हो, अपनी भी केयर नहीं कर पा रहे हो, बेबी की भी केयर नहीं कर पा रहे हो, आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थॉट्स आ रहे हैं या बहुत ही डिप्रेसिव थॉट्स आ रहे हैं, तो उस टाइम पे यू शुड सीक हेल्प। उस टाइम पे डॉक्टर के पास, बिल्कुल थेरेपिस्ट के पास बिल्कुल आपको जाना चाहिए, बिल्कुल। फैमिली फ्रेंड्स जहाँ से भी हो सके, हाँ बिल्कुल। जस्ट टेक द हेल्प। बिकॉज नॉर्मली इट इज सेड ना, इंग्लिश में बोलते हैं कि टू रेज अ चाइल्ड इज अ विलेज जॉब, यस फुल यस विलेज जॉब, यस। राइट? तो अभी तो हमारे पास गांव है नहीं नहीं है। नहीं है ना, हमारे पास तो फैमिली भी शायद बहुत कम के पास है, बिल्कुल फुल फैमिली। बिल्कुल। तो वो पूरा गांव एक शायद माँ बाप को ही बनना पड़ता है एक न्यूक्लियर फैमिली के केस में, अगर मैं बात करूँ तो, एंड दैट्स नॉट इजी, गांव बनना इट्स नॉट नो इजी, नॉट इजी। है ना? तो वो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी वाली चीज आ जाती है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि प्रिपरेशन पहले से ही अपने आप को ज्यादा प्रिपेयर करना पड़ता है। ज्यादा प्रिपेयर करना पड़ता है, और आपको एक ही आपके पास पार्टनर है, योर स्पाउस, तो ऑब्वियसली उनकी उनकी तो आपको फुल सपोर्ट चाहिए, है ना, बिकॉज आप दो लोग मिलके करेंगे तभी हो पाएगा, बिकॉज एटलीस्ट दो तो करें। दो तो करें। तो तभी आपकी थोड़ी लाइफ आसान हो सकती है, वरना अगर सब कुछ अकेले करना पड़ रहा है तो वो और भी फिर डिफिकल्ट हो जाता है। कि ना मतलब देखो, बहुत अलग अलग सिचुएशंस हो जाती हैं फैमिलीज में, राइट? हर बंदे की अपनी एक अलग ही कहानी है बिल्कुल। ना, बट स्टिल मैं ये बोलूँगी कि उस टाइम पे जस्ट बी पॉजिटिव, है ना, थोड़ा कोशिश करो, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बोलना बहुत आसान है उस टाइम पे कि भाई तुम ना पॉजिटिव बात करो, बट नहीं होता है ना, नहीं बट होता है। स्टिल ट्राई टू फॉर दैट चाइल्ड फॉर यू, बिकॉज वो तो एक फेज है ना, फिर वो तो चला जाएगा, बिकॉज अगर उस टाइम पे आपने थोड़ी सी और ज्यादा कोशिश नहीं की, या फिर जहाँ कहीं से भी आपको लगता है, जैसे आप बोल रहे हो कि मेड रख लो, वैसे हेल्प रख लो अपने पास, है ना, बच्चे के केयर के लिए, एटलीस्ट आप अपने सामने ही रखो उसको, बट आप बैठे हो तो कोई और आपको दूध ही पिलाना है, लेट अस सपोज बात, तो वो बंदी गर्म करके ला के दे दे, हाँ, इतना ही इतनी बहुत हेल्प भी होता है, काफी होती है, बहुत होती इतनी है। हेल्प भी काफी तो वो होती है। चीजें तो अपने आसपास रखो, हाँ ये रखो। नहीं कि सब मैं ही, मेरे को ही महारानी हाँ लक्ष्मी मतलब बाई आपको बनना किसी है, को, कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं देने वाला है, नहीं देने वाला चाहे है। आप रखोगे किसी हेल्प को या नहीं रखोगे, तो भी आपको कोई आके अप्रिशिएट नहीं करने वाला है, अरे आप तो अकेले कर रहे हो, हाँ, आप तो बहुत अच्छे हो, या मेन थिंग इज कि बच्चे की और आपकी हाँ अच्छे से हो जाए केयर, हाँ, दैट इज वो मेन चीज मेन है, चीज। उस पे ध्यान रहना चाहिए। शिल्पा, हमारे पास ना, मतलब मुझे लगता है कि दिस इज द टॉपिक जहाँ पे इसमें ना हम कितनी भी बात कर सकते हैं, बिल्कुल। तो हम मे बी नेक्स्ट एपिसोड के साथ आएंगे। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं इसमें बिना बताए, शिल्पा को ये वाले क्वेश्चंस आए थे, तो आप और क्वेश्चंस ले सकते हैं आपके पास, हम नेक्स्ट एपिसोड में भी आ सकते हैं डॉक्टर शिल्पा के साथ, अगर आपको लगता है कि आपके पास और क्वेश्चन बच गए या हमारी कन्वर्सेशन से आपके कुछ क्वेश्चंस आए हैं, वो भी आप हमें सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच शिल्पा, मतलब भाई अभी देखो, कुछ टाइम में से कुछ टाइम है, उसमें से कुछ टाइम तुम करियर को दे रही हो, और तुमने उसमें से भी हमारे लिए टाइम निकाला, आई रियली थैंक यू सो मच ज्योति, जो मुझे बुलाया, और नो आई लाइक आई कोरिलेट वेरी मच, है ना, टू हर एक मदर को। ये बहुत ही, आपको नहीं पता है, आपकी ये वाली टॉक बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी, मेरे पास बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आए थे इन चीजों से रिलेटेड, आपके साथ जो डिस्कशन था दैट वाज रियली मस्ट फॉर ऑल द मदर्स जो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और मे बी आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग के फ्यूचर में और भी लोग आए, दिस इज सिंपली अ वे कि विलेज बनाने का एक कोशिश है मेरी कि हम एटलीस्ट माओ का तो गांव बना पाए।
कभी जहाँ पे कभी हम एक दूसरे क्या की होता है ना मदद कि कर हम ये सब फीलिंग से लाइक एवरीवन इज गोइंग थ्रू going through. द सेम सिचुएशन सेम फीलिंग्स, और लगता है कि नहीं हम उस नाव में अकेले हैं, हम है ना, बट ऐसा है नहीं, है ना, बहुत सारे लोग हैं जो सेम नाव में चल रहे हैं। तो वो अगर आपको वो फीलिंग भी मिल जाती है कि नहीं बाकी लोग भी हैं जो इस कंडीशन से गुजर रहे हैं, या and they फिर are getting better day by day. तो फिर एक हौसला तो मिलता है आपको कि एक हम भी कुछ हाँ आपको एक वही होप काफी होती है कि बाकी लोग भी हैं जो यही सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जिन्होंने यही सब झेला है, जो यही सब कर रहे हैं, तो एक वही होप भी काफी हो जाती है। थैंक यू वेरी मच थैंक थैंक यू, यू फॉर योर टाइम थैंक यू।